Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the civil engineering part of your syllabus, that is the estimation and costing, जो कि JEE के syllabus में आपको mention किया हुआ है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग और CPM PERT जो आपके सिलेबस में है, उसका पहला लेक्चर जो मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, क्या पढ़ना है, किस तरीके से एस्टिमेशन कॉस्टिंग को पढ़ना है, क्या क्या किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना, वो हम इसमें जानेंगे। आपको जो जेई का या एई का कोर्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगा। आपको फॉलो करना है, वही सर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको जो है ऑफिशियल वही सर्च एकेडमी जो है वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है JKSSB जेई का और JKPSC एई का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। ठीक है, ये कोर्स मैंने इसलिए लॉन्च किया है सो दैट जो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं जेई के लिए, या वो स्टूडेंट्स जो एई के लिए तैयारी करें, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, या अभी तक जिसने भी पढ़ा है डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, आप देखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल से, और मेरे वर्ड्स आप नोट करके रखो कि आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं तैयारी करूँगा, आपको पूरा पता चलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है। राइट, कोई भी सब्जेक्ट अच्छे तरीके से करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा, जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको देता हूँ, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है कि आपको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स को। आप जो एई जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो वही सर्च एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या चैट बॉक्स में दे दूंगा मैं, उसको क्लिक करके आप जो है ग्रुप में जुड़ जाओगे, वहाँ पर आपको जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपडेट्स वहाँ से मिलता जाएगा। राइट, उसके अलावा जो है केस का बैच जो है, क्रैश कोर्स का बैच 2021 केस क्रैश कोर्स का बैच, उसका लास्ट डेट जो है 6 जून है। ठीक है, 6 जून से पहले पहले जिसको रजिस्ट्रेशन करना है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप तो जेई के लिए तैयारी करें या ए के लिए, आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो। अगर क्रैश कोर्स करें, वही सर्च एकेडमी से मिल जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा, ये लोगो आप यहाँ पर देख सकते हो, वही सर्च एकेडमी की ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, इसको डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से, और आपको यहाँ पर एक ऑर्डर में सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, एक ऑर्डर में, और उसका मटेरियल भी वहाँ पर ही मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो डाउनलोड करने की। ठीक है, वहाँ पर आपको एक बैच रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसको लिखा जाएगा कि सिविल इंजीनियरिंग जेईई बैच कोड मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप उस बैच के साथ जुड़ जाओ जो भी इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो दैट आप ऐप के साथ भी कनेक्टेड रहोगे। ये जो पढ़ने वाले हैं, दिस इज द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आपको पता है 15 मार्क्स हैं आपके, सिलेबस मेंशन किया जेई में, और एई में कुछ भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है सब्जेक्ट्स में, लेकिन इतना तो आपको पता है कि वो दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम जो इसमें पढ़ेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर दिया था सिविल इंजीनियर का, दैट वाज अबाउट कंक्रीट बेसिक इंट्रोडक्शन। मैंने कंक्रीट के बारे में आपको बताया था, क्योंकि वो आरसीसी का पार्ट था। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी तो वो तो लंबा है काफ़ी ज़्यादा, उसके कंक्रीट के टेस्ट क्या हैं, क्या क्या किस तरीके से किया जाता है, एडमिक्सचर को क्या जब ऐड किया जाता है कंक्रीट के साथ क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करेंगे क्या होता है, जिप्सम को ऐड करेंगे क्या होता है। ठीक है, एयर एंट्रेनमेंट्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे उसमें चीज़ें जो समझने लायक होती है कंक्रीट के अंदर। तो वो तो मैंने वहाँ तक आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, वो इसलिए यूट्यूब पे था क्योंकि उसका रेस्पॉन्स मैंने देखा, रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अलग अलग मैसेज आ रहे हैं कि सर आप जो है कंटिन्यू करो, तो अब मैं आपको ये कंटिन्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज व्हाट इज एस्टिमेशन। अब अगर आप सिलेबस देखोगे, एक तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग दिया हुआ है, और दूसरा दिया गया CPM PERT एक दिया गया आपको PERT, ठीक है, PERT, और दिया गया एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ये पता होने चाहिए, एक बेसिक्स पता होने चाहिए आपको, एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे की जाती है, जो कि सिविल इंजीनियर का एप्लीकेशन पार्ट होता है। जब एज ए सिविल इंजीनियर काम करोगे, जेई काम करो, ए काम करो, आपको पता होना चाहिए। CPM PERT जो होता है, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड आ जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स को कैसे प्लान किया जाता है, ठीक है, क्रिटिकल पार्ट मेथड जिसको बोला जाता है, और PERT प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और यू कैन से द प्रोजेक्ट एवेल्युएशन। प्रोग्राम भी बोलो या प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो। प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक आपके सिलेबस में, मतलब एस्टिमेशन अगर 15 मार्क्स का सिलेबस में दिया गया, एस्टिमेशन कॉस्टिंग सिर्फ 6 to 7 मार्क्स आपको आ जाएंगे, CPM PERT से 6 to 7 मार्क्स आ जाएंगे, इसके आसपास हो जाएगा, तो ये 15 मार्क्स बन जाता है। तो दैट मीन्स आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी है और समझ लायक भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज एस्टिमेशन। सबसे पहले जब तक आपको एस्टिमेशन का बेसिक्स पता नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सो व्हाट इज एस्टिमेशन, नंबर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वुड बी द फर्स्ट, व्हाट इज एस्टिमेशन। नंबर पॉइंट, जो मटेरियल आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, आप जाओ गूगल पे सर्च करो, मटेरियल आपको हर साइड से मिलेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्या करना है,
किन किन चीज़ों को जहन में रखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना कंटेंट पता होना चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन किन कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर व्हाट इज एस्टिमेशन आपको बोला, एस्टिमेशन क्या होता है, ये पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेशन, हमारे पास क्या क्या डेटा होना चाहिए कि हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, किस किस डेटा की जरूरत है। नंबर थर्ड आप देखोगे टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन, जो एई में भी और जेई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट लेवल के एई में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कौन कौन से टाइप्स हैं एस्टिमेशन के, ठीक है। उसके बाद हम्म हाँ, ये हम आगे देखेंगे किस किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। तो सबसे पहला व्हाट इज एस्टिमेशन, ये हम जानेंगे, उसके साथ हम आगे करते हैं। Estimation, it is a technique of calculating, computing the various quantities and the expected expenditures to be incurred on a particular work or project है। मतलब इसका ये कहने का मतलब ये है कि estimation एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के ज़रिए से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या कंप्यूट करते हैं वेरियस क्वांटिटी। जो भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, एक वर्क करते हो, उसमें जो जो क्वांटिटी लगती है, फॉर एग्जांपल सैंड की बात करेंगे, सीमेंट की बात करेंगे, ब्रिक्स की बात करेंगे, वुड की बात करेंगे, रेनफोर्समेंट की बात करेंगे, या आप रिबार्स की बात करेंगे, मतलब बार जिसको जिसको बोलते हैं हम स्टील बार्स की बात करें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो भी आप क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, उस क्वांटिटी को, उसका वैल्यू क्या है, उसका कॉस्ट कितना, वो सभी कैलकुलेट करना, वो सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, एस्टिमेशन के अंदर आ जाता है। आ रही बात। और उसके उस क्वांटिटी के ऊपर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उस पर कितना खर्चा आता है, कितना एक्सपेंडिचर उसके ऊपर आता है, ये सारी टेक्निक उसको कैलकुलेट करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है कि एस्टिमेशन। सो इट इज़ ए टेक्निक, ये आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, क्यों हम एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की करनी पड़ती है, ऐसा क्या है कि हमें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग करनी पड़ती है, मतलब व्हाट आर द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये हमें आइडिया देता है कॉस्ट के रिलेटेड। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, कोई भी काम करते हो, आपको पता चल रहा है इससे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना खर्चा होगा। क्या 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट, जितना भी आप घर बनाते हो, 50 लाख का बनाते हो, 60 लाख का बनाते हो, आपको एक वर्क का, एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट पता चलता है जब आप एस्टिमेशन करते हो। हिंस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, क्या वो काम जो है वो फीजिबल है या नहीं है, क्या वो ज़्यादा कॉस्ट के हिसाब से तो नहीं है, या कम कॉस्ट में तो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा, या ज़्यादा कॉस्ट जो है अगर लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है 10 लाख जो है लगनी चाहिए, लेकिन आपको 15 लग रहा है, 20 लग रहा है, तो आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये स्ट्रक्चर तो रहेगा, लेकिन ये जो है अनइकोनॉमिकल बन जाएगा। आपको पता है एक प्रोजेक्ट 10 लाख में तैयार हो जाता है, आपने सब कुछ पता कर लिया, लेकिन आप अगर देखोगे कि वो आप 5 लाख में तैयार करो, ये पॉसिबल ही नहीं। दैट मीन जो आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है, आपको जो क्वालिटी देनी, आपको जो ग्रेड्स देने वो आप नहीं दे पा रहे हो, आप 5 लाख में भी तैयारी करोगे, लेकिन उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होगी। तो ये हमें क्या देता है, एक एस्टिमेट, एक कॉस्ट हम पता कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड। एंड वी कैन आल्सो से दैट हमें ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि फिर एक वर्क की फिजिबिलिटी क्या है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। नंबर थर्ड अगर हम देखेंगे इसको, ये सेकंड देखेंगे, हमें टाइम बताता है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। ये एक आइडिया हमें किससे मिलता है, एस्टिमेशन से मिलता है, ठीक है। नंबर थर्ड जो है हमें पता चलता है कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी होती है, मटेरियल जो होता है उसको कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होता है एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की। फॉर एग्जांपल आप एक घर बनाते हो, एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हो आप, या एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाते हो, आपको पता है कि हमें 3 स्टोरी, 4 स्टोरी या 5 स्टोरी आप बिल्डिंग बनाते हो, तो ये आपको पता है इसमें जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सैंड कितने फीट चाहिए हमारे पास, जो हमारे पास आरसीसी यूज़ कर, सॉरी, जो हम स्टील यूज़ करेंगे कितना चाहिए, कंक्रीट का यूज़ करें कितना चाहिए, सैंड चाहिए, सीमेंट चाहिए, कितने वर्कर चाहिए, कितना लेबर वर्क चाहिए, कि किस किस चीज़ को ध्यान में रखना है, कितना ब्रिक वर्क करना है हमें, कितना एक्सकवेशन करना है। तो ऑल दैट थिंग, जितने भी वो चीज़ें हैं वो हमें पता चल रहा है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ करें उसकी क्वांटिटी कितनी लगे। मैंने 3 चीज़ें बोली यहाँ पर। सबसे पहला मैंने बोला हमें आपको कॉस्ट का पता चलता है, दूसरा मैंने बोला हमें टाइम का आइडिया मिलता है, और हमें ये पता चलता है कितनी क्वांटिटी जो हमें एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन इनवाइटिंग द टेंडर्स फॉर द प्रोजेक्ट। डेफिनेटली जब आपको पता है हमारे प्रोजेक्ट जो है ये 50 करोड़ का, आपने एक एस्टिमेट किया कि एक प्रोजेक्ट अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, सपोज एक ब्रिज बना रहे हो आप, या एक कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, 50 करोड़ का उसका प्रोजेक्ट है, तो दैट आपको पता है इस इतना काम लगेगा, इसको टोटल जो है 50 करोड़ आ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, कंपनी क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक टेंडर इनवाइट करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मुझे घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मुझे पता है मुझे ये चीज़ें चाहिए, सपोज ये काम चाहिए, उसमें मुझे कंक्रीट कौन सा, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको,
सीमेंट कौन-सा चाहिए, किस ग्रेड का सीमेंट चाहिए मुझे, कंक्रीट कौन से बार्स कौन से मुझे लगाने, कौन से वर्कर्स में कौन सा स्टाइल होना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन होता है, किस फैशन में बनाना है। तो मैंने एस्टिमेट किया तो मुझे 50 करोड़ का खर्चा आता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेंडर इनवाइट करता हूँ, ओपन करता हूँ पब्लिक को, कि बोलता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलता हूँ मुझे ये घर बनाना है, इतने कॉस्ट में मुझे होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैं बोलता हूँ उनको कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट ये मुझे घर बनाना है, लेकिन मुझे पता है इसका कॉस्ट जो है 50 करोड़ है। फिर मुझे पता है कि फिर देखता हूँ मैं कॉन्ट्रैक्टर को जो है कितने में उसको काम करने के लिए तैयार हो, क्या वो 50 करोड़ में करेगा, उससे ज़्यादा बोलेगा कितना लग जाएगा, इससे कम बोलेगा। तो दैट मीन्स वो टेंडर एक तैयार करता हूँ मैं, कंपनी टेंडर तैयार करते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स उसको क्या करते हैं, फिल अप करते हैं जो उसका होता है, फिर जो देखा जाता है उसमें कि कौन जो है कॉन्ट्रैक्टर उस काम को कर सकता है। तो मतलब एस्टिमेशन से हम पता चलता है कि हम एक टेंडर को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, इनवाइट करते हैं, ओपन रखते हैं उस टेंडर को। बताऊंगा मैं कि टेंडर के बारे में क्या होता है, क्योंकि टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अलग एक यूनिट आपके पास है जो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर। प्रोजेक्ट जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम किस तरीके से एक एक्सपेंडिचर को रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हमें 15 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और जब 15 दिन में प्रोजेक्ट हमें पता होता है 15 दिन में इतना खर्चा आएगा, अगर हम 16 डेज लगेंगे हमें पता है दिन में कितना एक्स्ट्रा हमें लगेगा। अगर हमें एक दिन का खर्चा पता है, हमें पता है कि 15 दिन में कितना लगेगा, लेकिन जब 16th डे एक्स्ट्रा होगा वो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2 दिन और एक्स्ट्रा होंगे और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यार हमें ये पता है कि हमें एक्सपेंडिचर कितना करना है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे आपने पढ़ा कि जब हम प्लानिंग करते हैं, हमारे पास प्लानिंग होती है, फिर शेड्यूलिंग होती है, फिर कंट्रोलिंग होता है। अगर आपने पढ़ा होगा CPM PERT में हमारे पास कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें ज़हन में रखना पड़ता है, कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं जब हम प्लानिंग करते हैं एक प्रोजेक्ट की। दैट मीन्स वहाँ पर प्लानिंग होता है, वहाँ पर शेड्यूलिंग होता है और कंट्रोलिंग होता है। यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट की, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन इवैल्यूएट वेयर देयर इज़ एनी बेनिफिट टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना बेनिफिट है एक प्रोजेक्ट को जब हम बनाते हैं। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटी थी, बेसिक नीड्स थी जब हम प्रोजेक्ट को, जब क्यों हमें एस्टिमेशन को करना पड़ता है, पता होना चाहिए। जब आप ए का एग्जाम क्वालिफाई करोगे फिर आप चले जाओगे, और जेई में तो वैसे डायरेक्टली स्टेटमेंट से पूछा था विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। जब आप ए एग्जाम में चले जाओगे, फिर क्वालिफाई करोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा, वाइवा होगा, तो वहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस्टिमेशन क्यों की जाती है, उससे क्या फायदा, क्या बेनिफिट्स है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेशन। किस किस डेटा की जरूरत होती है तब हम एक एस्टिमेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तब तक आप एस्टिमेशन प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉर्ट में एग्जाम्पल दूंगा। आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हो, ठीक है। तो आप एग्जाम हॉल में तो जा रहे हो, सबसे पहले आपके एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। जब तक एडमिट कार्ड नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में अपेयर नहीं होगे, एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी आपको एक एग्जाम देने के लिए। नंबर सेकंड जो था, जो आप क्लासरूम में एंटर होगे, लेकिन जब तक आपके पास आंसर शीट नहीं होगा तब तक आप जो है एग्जाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि मार्क किस पे करोगे, दो रिक्वायरमेंट्स। तीसरा आपके पास जो होता है, जब तक आप जो है आपको पेपर नहीं मिलेगा तब तक नहीं। पेपर भी मिला, एडमिट कार्ड भी है, एडमिट कार्ड भी है और आंसर शीट भी है, लेकिन जब तक आपके पास पेन नहीं होगा तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। पेन भी है आपके पास लेकिन आप अटेंडेंस करना भूल गए, तो दैट मीन्स आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, इवन कि वो इनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि आपका रिजल्ट जब आएगा वहाँ पर आपका एब्सेंट होगा। क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि आपने एक काम अधूरा छोड़ दिया। वो क्या था, वो आपने अटेंडेंस नहीं किया, आपका एब्सेंट लग गया वहाँ पर, आप किसी और चीज़ में खो गए थे, आपने अटेंडेंस नहीं किया या गलत रोल नंबर लिखा है, जो भी है। दैट मीन्स एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या वी कैन से दैट एक एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हमें ध्यान में रखना है। जब हमें वो चीज़ें होंगी तो हम एक एस्टिमेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राइंग ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए रिलेटेड आपको ड्राइंग तैयार होनी चाहिए। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, आपको पता है घर बनाते हो तो एक ड्राइंग तो होती है ना, आप तो इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग तो पढ़ी होगी। तो ड्राइंग होती है, उसमें प्लान होता है आपके पास, उसमें सेक्शंस दिए होते हैं, उसमें एलिवेशन दिया होता है उस प्रोजेक्ट, उसमें लोकेशन, किस लोकेशन में क्या क्या डायमेंशन रखने, ये ड्राइंग के अंदर सब कुछ आता है, आपको ये पता ही है। उसके बाद स्पेसिफिकेशंस होते हैं। स्पेसिफिकेशंस का मतलब एक होता है जनरल स्पेसिफिकेशन और दूसरा होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ोन है, सपोज आईफोन है आपके पास, तो आप बोल रहे हो मुझे फ़ोन लाना है, लेकिन मुझे मुझे फ़ोन लाना है, तो वो कोई भी फ़ोन हो गया, तो वो हो गया एक जनरल स्पेसिफिकेशन। फिर आप आईफ़ोन ले लो, वो आप ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल लिनोवो ले लो आप, या आप सैमसंग का ले लो, जो आपको मर्ज़ी आप इन फ़ोन का ले ले सकते हो। ये तो आपने बोला फ़ोन का। फिर आप बोलते हो ये तो जनरल एक इन्फॉर्मेशन। फिर आप बोल रहे हो मुझे फ़ोन लेना है लेकिन मुझे आईफ़ोन लेना है, ठीक है? तो उसमें इतनी मेमोरी होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए। जब आप ये डिटेल जानना चाहते हो, जैसे मैंने बोला, आपने बोला मुझे रेडमी का फ़ोन लेना है, तो आपने बोला रेडमी, फिर आप बोल रहे हैं रेडमी का मुझे चाहिए एक एक टाइप होता है रेडमी का, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। रेडमी प्रो चाहिए मुझे, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, इंटरनल मेमोरी इतनी होनी चाहिए,
एक्सटर्नल मेमोरी इतनी होनी चाहिए, उसके बाद ये फीचर्स होने चाहिए। दैट मीन्स आप एक डिटेल बता देते हो। एक तो आपने फ़ोन बोला है, दूसरा आप इसमें एक डिटेल भी बताते हो, मुझे ये डुअल सिम वाला चाहिए, सिंगल सिम, तो दैट मीन्स ये हो गया डिटेल्ड क्या होते हैं स्पेसिफिकेशंस। तो दैट आपके स्पेसिफिकेशंस दी होती है, उन स्पेसिफिकेशंस देखना पड़ता है। जब आप एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर करते हो, फिर आप क्या देखते हो उसको, आप देखते हो इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस, उन स्पेसिफिकेशन को चेक कर इसकी रैम इतना क्या है, तो वो हो गया डिटेल्ड। दूसरा आप देखते हो ये फ़ोन का प्राइस क्या है, तो आपको वहाँ से पता चलता है कि ये फ़ोन, वो हो गया एक जनरल स्पेसिफिक। तीसरा होता है रेट, आपको पता होना चाहिए जो भी आप सीमेंट का यूज़ कर रहे हो, जो भी आप सैंड का यूज़ कर रहे हो, जो भी आप ब्रिक्स का यूज़ कर रहे हो, ये मैं मोटा-मोटा बोल, जो भी आप बार्स का यूज़ कर रहे हो, जो भी आप लेबर का यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें ज़हन में रखनी है। तो दैट मीन्स उसका कॉस्ट क्या है, सीमेंट जो है इसका कॉस्ट क्या है, सैंड का कॉस्ट क्या है, ब्रिक्स का कॉस्ट है, बार्स का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट क्या है, वो डिपेंड करता है किस एरिया में आप उस प्रोजेक्ट को बनाते हो। तो आपको पता चलेगा वहाँ पर लेबर का कॉस्ट क्या होता है दिन का। तो उस हिसाब से आप क्या करोगे, रेट भी निकाल सकते हो जो भी आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। लास्ट में आपको कॉस्ट भी पता चलेगी प्रोजेक्ट कितने टाइम तक तैयार हो जाएगा। आई होप ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जब तक आप ये फुलफिल नहीं करोगे आप एस्टिमेशन प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरी। जैसे मैंने आपको बोला भी है, जनरल स्पेसिफिकेशंस की आप बात करेंगे, इट इंक्लूड्स नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क एंड मटेरियल, किस नेचर का प्रोजेक्ट होता है, किस क्लास का प्रोजेक्ट है, और जो काम आप करते हो उसकी क्वालिटी क्या है, और जो मटेरियल जो है, मटेरियल वर्क एंड मटेरियल, सॉरी, क्वालिटी ऑफ वर्क और मटेरियल, जो मटेरियल का उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो तो एक जनरल स्पेसिफिकेशन। लेकिन डिटेल में देखते हो आपको पता होनी चाहिए क्वांटिटी कितनी लगती है, फिर प्रपोर्शन है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स का प्रपोर्शन कितना है, मतलब बहुत सारे प्रपोर्शन है, मुझे ब्रिक्स कितना लगाना है, मुझे सीमेंट कितना करना है, मुझे वर्कर्स के तो पूरा प्रॉपर, फिर वर्कमैनशिप जो काम करने वाले होते हैं, ठीक है। वर्कमैनशिप का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत, वर्कमैनशिप का मतलब होता है कि मींस हाउ द वर्क विल बी एग्जीक्यूटेड, वर्क को किस तरीके से करना है, या ये मेथड आप ये भी बोल सकते हो वर्किंग होता है। तो वर्कमैनशिप का मतलब ये होता है कि आप उस काम को किस तरीके से करने वाले, हाउ द वर्क विल बी एग्जीक्यूटेड, उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, वो वर्कमैनशिप होता है। मेथड ऑफ वर्किंग किस तरीके से आप काम करते हो, ठीक है, ये पूरा डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस के अंदर आता है। आपको पता है रेट्स का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आइटम ए, आइटम बी, आइटम सी, सैंड, सीमेंट और लेबर की मैंने बात किया, सैंड, सीमेंट या मैंने ब्रिक्स की बात की, ये डिफरेंट आइटम्स हो गए। तो दैट मीन्स अगर मैं आइटम्स की उसका रेट क्या है, वो रेट पता करने की यूनिट रेट आपको लेना है। एक क्यूबिक मीटर कितना है, एक क्यूबिक फीट कितना है, ठीक है, आपने क्या लिया यूनिट रेट के हिसाब से, आइटम्स का यूनिट रेट लिया, आप उसको क्या नाम देते हो, यूनिट रेट। आइटम्स में आपको याद रखना है 3M, याद रखोगे आइटम्स में। 3M का मतलब होता है, एक होता है मटेरियल, एक होता है मशीन, एक होता है मैन पावर, याद रखना है। रेट के हिसाब से आपको क्या बोलना है, कौन कौन सा आइटम्स इंक्लूड है, आपको बोलना है मैन पावर होता है, मटेरियल होता है, मैन पावर जो काम करने वाला होता है, वर्कर जो आपके पास होता है, लेबर होता है, मटेरियल होता है, किस मटेरियल की बात करें, सैंड सीमेंट रॉड्स की बात करें, रेनफोर्समेंट की बात, जो भी है, मशीन जो आप मशीन का यूज़ करते हो, आ रही बात में, ये किसके अंदर, ये आइटम्स के अंदर आता है। क्वेश्चन जो ये तो आपको बेसिक्स हो गए, एस्टिमेशन क्या होता है, एस्टिमेशन की जरूरत क्यों होती है, कौन कौन सी चीज़ें होती है एस्टिमेशन को प्रिपेयर करने के लिए, आइटम क्या होता है, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, डिटेल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, और यू कैन आल्सो से दैट द जनरल स्पेसिफिकेशंस क्या होता है, आइटम क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। लेकिन क्वेश्चन बनता कहाँ से, वो यहाँ से बनता है, टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। हमारे पास दो टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन है, वन इज द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन में कौन सा मेथड आता है, ऑप्शंस दिए होते हैं। फिर होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन का दूसरा नाम क्या होता है, आपको बोलना रफ एस्टिमेशन और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेशन और प्रिलिमिनरी एस्टिमेशन। याद रखना टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन में मैंने क्लासिफाई किया है एस्टिमेशन को, एस्टिमेट्स को दो टाइप्स में, आपको बोलना है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट। फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन का दूसरा नाम क्या आपको बोलना है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज रफ एस्टिमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में मेथड्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में प्लिंथ एरिया मेथड आता है, क्यूबिकल रेट मेथड होता है, यूनिट रेट मेथड होता है, टिपिकल बे मेथड होता है। ये चार मेथड्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक और सॉरी ऑलरेडी पूछा गया एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन, आपको पता होना चाहिए प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल मेथड, यूनिट रेट मेथड, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो है आपके एस्टिमेशन का 40% सिलेबस जो है वो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ही कवर कर लेता है, इसके मेथड्स। फिर जब हम जानेंगे डिटेल्ड एस्टिमेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता होने कौन कौन से मेथड्स जो होते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट में होना चाहिए। एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, याद रखना है रिवाइज्ड एस्टिमेट, एस्टिमेट को कब रिवाइज किया जाता है ये देखना है। फिर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, ये दूसरा हो गया। फिर दोनों को मिलाकर
एक एस्टिमेट तैयार होता है जिसको बोलते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। एक और आता है जिसको बोलते हैं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। मेंटेनेंस मेथड जो होता है, ये 4 मेथड्स आपको डिटेल में याद रखने हैं। और लेफ्ट वाले 4 मेथड, सॉरी लेफ्ट वाले 4 मेथड जो है नीचे, ये किसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के लिए याद रखना है। फिर क्वेश्चन है कि सर टेंडर फ्लोट, आपने नाम सुना होगा टेंडर फ्लोट, एक टर्म है, कॉमन टर्म जो है इंजीनियरिंग टर्म में। टेंडर फ्लोट किसको बोलते हैं? टेंडर फ्लोट का मतलब होता है जब टेंडर को क्या किया जाता है, ओपन टू ओपन नाउ, पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए ओपन किया जाता है। जब टेंडर ओपन हो जाती है, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिर फिल करते हैं, इसी तरह टेंडर को ओपन किया जाता है, दैट मीन्स उसको बोला जाता है टेंडर फ्लोट। याद रखना इस पॉइंट को। लेकिन यहाँ पर जब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपको जहन में रखना है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है। फॉर कैलकुलेटिंग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ ए वर्क, नो डिटेल्ड नॉलेज इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी डन ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। बोला जाता है जब भी आप अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करोगे किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी काम का, आपको डिटेल्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको पहले पूरी डिटेल होनी चाहिए, इसका क्या है, वो क्या है, हर एक चीज़ डिटेल की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर बनाते हो, लेकिन आपने देखा कि आपके एरिया में, ठीक है, घर बनता है 30 to 40 लाख के आसपास। आपने देखा आपका कोई रिलेटिव है, वो भी इस एरिया में, उसने भी बनाया 30 to 35 के आसपास। आपका एक और रिलेटिव है, उसने भी बनाया 35 to 36, तो दैट में थोड़ी सी वेरिएशन देखने को मिले। तो आपको भी पता है कि अगर मैं भी घर बनाऊंगा इसी टाइप का घर, तो मुझे भी इसी के आसपास लगेगा 35 से 40 के आसपास, या 35 to 36 लैक्स के आसपास मुझे लगता है। दैट मीन्स वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज से आप ये बताते हो कि इसका एस्टिमेट इतना आ जाए, क्योंकि इस एरिया में इसका रेट क्या है, यहाँ पर लेबर वर्क कैसे मिलता है, कि उसका रेट दिन में क्या होता है, सेंड यहाँ तक उसको कितना किराया है, कितने कहाँ से लाना पड़ता है, ब्रिक्स का रेट क्या है, ये सब कुछ आपको एक केस से पता चलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज से पता चलता है। आप शायद जाते हो और पूछ लेते हो किसी एरिया में, कि बोलते हैं कि इसका रेट क्या है, फिर दूसरे घर में जाते हो कि आप ये घर जो है ये कितने का है, इस तरीके से। तो आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे ही यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट करना, ना कि डिटेल्ड आप फिर हर एक चीज़ पता करोगे पूरी डिटेल ना। यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट को। इट इज़ डन टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए ये इसको कंसिडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल, आपको घर में मोबाइल फ़ोन लाना है, सपोज आईफोन लाना है, लेकिन आपके पापा हेड हैं, घर के एडमिनिस्ट्रेटर जो है आपके पापा है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आप जाते हो, पहले आप बोल रहे हो मुझे तो आईफोन लाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे अप्रूवल मिलना चाहिए, क्या मुझे मिल लेगा आईफोन या नहीं। आप जाते हो, पापा को बोल रहे हो मुझे आईफोन चाहिए, वो बोल रहे ठीक है मैं आपको ला कर दूँ, बस इतना ही बोलता था, आपको अप्रूवल मिला, आप खुश हो गए, तो आप कर सकते हो इसको, आपको मिलेगा। फिर कब मिलेगा वो पता नहीं है, बट ये है कि आपको अप्रूवल मिला है। इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको आपके पास अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होना चाहिए। जब आप आपके पास अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होना चाहिए, तब आपको एक क्या मिलेगा, जब आप प्रेजेंट करोगे वो आपको एक अप्रूवल मिलेगा, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिलेगा। आपको बोलना है अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था फाइनेंशियल आस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इससे हम पता कर सकते हैं इस अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट से कि जो प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स जो है, उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कितना इस पे फाइनेंशियल जो है चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की बात करें, मैंने पहले बोला था जब भी हम कॉस्ट की बात करेंगे वो हम पर यूनिट के हिसाब से करते हैं, पर यूनिट के हिसाब से फॉर 1 क्यूबिक मीटर। फिर जब हमें 1 क्यूबिक मीटर का पता होगा, या 1 क्यूबिक मीटर 1 स्क्वायर फीट का पता होगा हमें एरिया या वॉल्यूम, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट निकाल सकते। जैसे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना है, 1300 रुपीज़ है। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट स्क्वायर फीट दिया गया। दैट मीन्स जब आप यहाँ से एक फीट जाते हो, यहाँ से एक फीट जाते हो, तो उधर 1 स्क्वायर फीट का रेट कितना चल रहा है, 1300। डेफिनेटली अगर आपको पता है मेरा घर जो है वो है 400 स्क्वायर फीट का, ठीक है, स्क्वायर फीट का आपका घर है टोटल, लेकिन आपको पता है 1 स्क्वायर फीट जो है उसका रेट कितना चल रहा है, आपको पता है 1300 रुपीज़ चल रहा है। तो आपको 400 स्क्वायर फीट आपका घर है, तो आपको पता चलेगा कि मुझे 400 स्क्वायर फीट मेरा घर है, तो इसका मुझे कितना कॉस्ट लगेगा। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको 400 से, 13 4 क्या होता है, 4 3 12, 4 1 4 और 5। इसका मतलब आपको पता है मेरा घर जो है इस तरीके से बनेगा, 5,20,000 में जो है आपका घर जो है तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि
जो भी आपका रेट होगा तो आपको पता चल जाएगा। आ रही बात समझ? तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया है कि आप बता सकते हो कि आपका कॉस्ट कितना लगेगा कंस्ट्रक्शन में, जब आपको 1 स्क्वायर फीट का पता होगा। 1 स्क्वायर फीट का पता होगा तब आपका घर जो है वो भी पता है आपको हमारा घर कितने स्क्वायर फीट्स में है। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पता चलेगा। आई होप ये बात आपको पूरी पता चल रही होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ द अप्रॉक्सिमेट एस्टिमेट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। मैंने आपको बोला प्लिंथ एरिया मेथड क्या होता है। ये जो है ये हम कल जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यहाँ तक आपको एक पूरा बेसिक्स तैयार हुआ होगा कि एस्टिमेशन क्या है, एस्टिमेशन क्यों की जाते हैं, एस्टिमेशन की नीड क्या है, अगर हम एस्टिमेशन करेंगे तो क्या होता है, और अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट मेथड क्या होते हैं, और डिटेल में एस्टिमेट के मेथड्स क्या होते हैं। और उसके अलावा भी आपके पास ये पता चला कि अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन को जो है अप्रूवल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करने के लिए कौन से एस्टिमेट की जरूरत आपको है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, और फाइनेंशियल आस्पेक्ट्स को जानने के लिए अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट की जरूरत होती है। आई होप यहाँ तक ये पूरा पता चल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि सर इस लेक्चर को हम अच्छा लगा, इसको कंटिन्यू रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।